आपको मैथ नहीं आता है, मैथ से डर लगता है, तो वीडियो आप ही के लिए पूरा देखिए ना, मैथ समझ में आपको आ जाएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रियंका स्टडी पे। आज इस वीडियो में आपको पढ़ने वाले हैं 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले नंबर को सोल्व करने वाले। ठीक है, आपको मैं एक ऐसा कंसेप्ट बता दूंगी सवाल के लिए कि आप हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि ये सवाल ऐसे ही बनता है। अगर आपको मैथ के वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आता अच्छे ढंग से, तो इस वीडियो में आपको पक्का समझ में आने वाला है, क्योंकि ये हमारी समझाने की गारंटी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे कि सवाल हमें क्या कर रहा है, उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एकदम लाइन बाय लाइन हमको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि सवाल अच्छे ढंग से पढ़ते नहीं है, इसलिए हमको बनाने में गड़बड़ी होने लगता है। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ने में थोड़ा समय देंगे, उसके बाद हमारा सवाल बनने लगेगा। क्यों बनने लगा? क्योंकि हमें पढ़ने के बाद कुछ परसेंट हमें समझ में आ जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि 95% इसी में होता है हमारा सोल्यूशन। यह एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ये पता है एक भाग नियत है, आपको यहीं से एक पॉइंट मिल गया। तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, यानी कि बाकी कितने दिन भोजन लिया, ये बात आता है। जब एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई विद्यार्थी है, कौन सा विद्यार्थी है। अब यहाँ पे जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी कि एक विद्यार्थी जिसका नाम ए है, अगर अपने हॉस्टल में यानी कि छात्रावास में वो 20 दिन के लिए भोजन करता है, तो अपने हॉस्टल में उसको कितने देने पड़ते हैं खर्चा? 1000 रुपये आपको देना पड़ता है। कितने दिन के लिए? 20 दिन अगर ये भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, तो उसे 1000 रुपये देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी को बी, एक विद्यार्थी कौन सा है? बी है, जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो क्या निकालना है? नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन के भोजन क्या है। क्योंकि आपको सवाल में सबसे पहले यहाँ पर कह दिया है कि एक भाग कुछ है, यानी कि हॉस्टल कुछ ऐसा भाग है अपने व्यय का जो कि आपको ये नियत है, आपको देना पड़ेगा। तो नियत का मतलब हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे। ठीक है, एकदम यही समझ लेंगे तो सवाल आपको समझ में आने गए। एक है आपका प्रतिदिन, ठीक है, भोजन का व्यय। नियत व्यय का मतलब ये होता है कि अगर आप हॉस्टल में एक दिन भी आप भोजन करेंगे, तो वो आपको कुछ अमाउंट होता है जो नियत का वो फिक्स कर दिया है हॉस्टल के लिए, आपको ये देना पड़ता है। मान लीजिए 5 रुपया 10 रुपया आपको फिक्स होगा। अगर आप एक दिन का भोजन करेंगे ना, तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, तब आप एक दिन के लिए भोजन उस अमाउंट में आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया आप देंगे, एक दिन के भोजन के लिए पैसा 15 रुपया है, तो आप देंगे कितना? 25 रुपये आप देंगे। लेकिन अगर वही 5 दिन भोजन करते हैं, फिर भी आपको 10 रुपये ये देना पड़ेगा, आपको ये फिक्स है, क्योंकि आपको ये नियत व्यय है, वो फिक्स है कि नियत व्यय है। हर विद्यार्थी को वो चीज देना पड़ेगा, जो जो भोजन करेगा छात्र, उसको ये 10 रुपया देना पड़ेगा। चाहे वो एक दिन भोजन करे, चाहे वो 10 दिन करे, चाहे 5 दिन करे, चाहे 20 दिन करे, चाहे 25 दिन करे, चाहे 1 महीना करे, आपको एक नियत व्यय देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर आप कितने दिन, इस बात पर निर्भर करता है कि आपको और कितना पैसा देना पड़ेगा कि आप कितने दिन हॉस्टल में छात्रावास में कितने दिन आपने भोजन किया है। अगर आप 10 दिन किया है, तो दिन के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से आपको 10 दिन का जोड़ के पैसा देना पड़ेगा। आपने 20 दिन किया है, तो एक दिन के हिसाब से आपको 20 दिन का जोड़ के आपको पैसा देना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमको ये सवाल को बनाना है। आशा करती हूँ आपको ये नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का व्यय आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें तो निकालना है क्या? नियत व्यय निकालना है, उसके बाद प्रतिदिन के भोजन का मूल्य निकालना है। तो हमें पता ही नहीं है ना कि नियत व्यय क्या है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है। तो हम क्या करेंगे, उस चीज को हम मानेंगे तभी हमारा कुछ सूत्र बनेगा, तो धीरे धीरे निकले। हम मान लेंगे कि माना नियत व्यय जो है x है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है y है, और उसके बाद हम इस सवाल के हिसाब से चलेंगे और समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, माना नियत व्यय। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, और तब लिखेंगे माना नियत व्यय। अब हमने मान लिया कि माना नियत व्यय जो है वो 1 रुपया है, क्योंकि व्यय है पैसा में होगा। अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो y रुपया है, क्योंकि रुपया देगा भोजन करेगा, तो ऑब्वियसली हम समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार, जो हमारा ये प्रश्न दिया है उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या,
प्रश्नानुसार, क्योंकि हम बनाएंगे किसके अनुसार, सवाल के अनुसार बनेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि ये जो विद्यार्थी है 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये उसको देना पड़ता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि क्या करना है आपको, नियत व्यय तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने समझाया आपको कि आप 10 दिन भोजन करिए, 20 दिन करिए, लेकिन 50 दिन करिए, आपको नियत व्यय देना पड़ेगा। तो आपका नियत व्यय कितना है, 100 रुपया है, तो 100 तो आपको देना पड़ेगा। प्लस में ए ने कितना दिन भोजन किया है, 20 दिन किया है। अब 20 दिन किया है, एक दिन के भोजन का दाम कितना है, y रुपया है, तो हम लिख देंगे y। और टोटल पैसा कितना दिया है, 1000 रुपया दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1000 रुपया लिख देंगे इसके बराबर। ठीक हो गया। अब देखिए कितना आसानी से हमारा निकला कि नियत व्यय जो है हम लोगों ने लिख लिया, उसके बाद 20 दिन भोजन किया, एक दिन भोजन का दाम y है तो 20 y हो गया, और टोटल पैसा कितना दे दिए छात्रावास में, 1000 रुपये। तो इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इसी तरह हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2 को बनाएंगे। कैसे, बी जो है वो 26 दिन भोजन किया है, तो इसे भी तो नियत व्यय देना पड़ेगा। ये कोनो अनोखा थोड़ी है, किसी नियत व्यय नहीं देना पड़ेगा, बी को भी देना पड़ेगा। तो पहले बी देगा नियत व्यय, तो 100 रुपये पहले दे लेगा। उसके बाद क्या करेगा, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य 26 दिन किया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 26। अब प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है, आ जाइए यहाँ पर y, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर कितना पैसा दिए है भाई, यहाँ पर आ जाइए, कहाँ है, यहाँ पर आ जाइए। देखिए ये है 26 दिन किया है तो 1180 रुपये दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1180। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर में 1180। समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब इसको हम कर देंगे किस विधि से, विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। देखिए x और x बराबर है, और ये क्या है, दोनों प्लस में है, तो हम चिन्ह को बदल के घटा देंगे, तो ये x x कट जाएगा, हमें y का मान निकल जाएगा। और y क्या है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है, तो y का मान निकल जाएगा। और वही y का मान समीकरण नंबर हम रख देंगे 1 या 2 में रखेंगे, तो हमें निकल जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन पार लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिख देंगे। अब यहाँ पर जब घटा रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह माइनस होगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। बराबर किधर वाला, इधर जोड़ेंगे, घटाएंगे y वाला, y में x वाला x में, तो देखिए x प्लस और x माइनस, खत्म। कितना बचा, 20 में से 26 गया, 6 बचा। ये तो पता ही आपको, 26 बड़ा, इसके आगे ये माइनस है तो यहाँ पर दे लेंगे माइनस। उसके बाद 1180 में से 1000 घटेगा, कितना बचेगा, 180 बचेगा। उसके बाद देखिए 1180 जो ये है बड़ा है और इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पर हम दे लेंगे क्या, माइनस दे लेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला है ना, इसके आगे चिन्ह बड़ा है तो माइनस दे लेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो क्या करेंगे हम, इस माइनस को हम कर देंगे क्या, कैंसिल। और 6 से देखती है तो 18 कट रहा है जी, और कट रहा है क्योंकि 6 के पढ़ में 18 आता है, तो यहाँ पर कर देंगे 6 एकम 6, 36 18, और ये हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हो गया 30। y का वैल्यू 30 आया है, और y हमारा क्या है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। यानी कि आपको ये पता चल गया कि अगर आप उस हॉस्टल में जाएंगे जिस हॉस्टल में ये भोजन मिल रहा है, अगर आप एक दिन भोजन करेंगे तो आपको 30 रुपया देना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे क्या, कि हमें नियत व्यय कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे हम समीकरण नंबर 1 या 2 में हम y का मान रख देंगे। तो लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान क्या होगा, समीकरण 1 में रख। अब हमने लिख लिया कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम आ जाएंगे समीकरण नंबर 1 में। इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, y की जगह पे इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस में क्या है, 20 है ना, यहाँ रख देंगे 20 गुणे y के जगह पर कितना है, 30 है, यहाँ पर 20 y है, तो 20 तो हमने ले लिया, y के जगह पर 30 निकला है, तो यहाँ पर आराम से 30 बैठाइए ना, क्योंकि y हटा तो इसके जगह पर 30 आकर बैठ जाएगा। कहेगा चलो अब तुम्हारा पारी खत्म, अब हमारा नंबर है, क्योंकि अब हमारा वैल्यू निकल चुका है। अब यहाँ पर क्या है, 1000 है बराबर में ना, तो हम रख देंगे यहाँ पर क्या रख देंगे, 1000 रख देंगे। और सबसे आसान देखें, यहाँ पर 3 दूना के 6 गुणा कर लेंगे, इसको उधर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 3 दूना के 6 डबल 0 हो जाएगा, बराबर में ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 माइनस में हो जाएगा 600, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर किस में गया, माइनस में गया। तो x बराबर आपका वैल्यू कितना निकल गया, 1000 में 600 घटा, निकल गया आपका 400 निकला, यही निकला। अब देखिए यहाँ पर कि x बराबर हमारा वैल्यू 400 निकल गया, y बराबर निकला था 30। अब हम लिखेंगे क्या कि नियत व्यय जो है हमें 400 रुपया देना पड़ता है, और उसके बाद प्रतिदिन का भोजन आप 30 रुपया दे। एक बार 400 रुपया जमा कर दीजिए हॉस्टल में, उसके बाद एक दिन का 30 रुपया भोजन, 2 दिन का 60 रुपया, आप आराम से जितना दिन भोजन करेंगे उतना दिन देते रहिए। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम लिख लेंगे कि नियत व्यय बराबर क्या था, यहाँ पर आ जाए x, और यहाँ x का वैल्यू कितना है, 400 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे क्या, 400, और नियत व्यय है ना रुपये में था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रुपए लिखेंगे। ठीक है, ये रुपया लिखना नहीं आपको भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो यहाँ पर आ जाएंगे, लिख लेंगे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है, यहाँ पर y है, और y का वैल्यू कितना आया है, 30 आया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 लिख लेंगे, और इसे भी रुपया में लिख लेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, खर्चा ही है। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि यही हमें निकालना था, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय निकालना था। आशा करते हूँ कि मैथ का ये कंसेप्ट आपको जरूर अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। समझ में आया है ना, समझ में आया है तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि हमें मैथ का ये कंसेप्ट समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। मिलेंगे एक नए सवाल के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ आपको सवाल समझाने